अगला क्लास लेने से पहले हम लोग पिछले क्लास के बात पर ध्यान देंगे कि कल के क्लास में किस विद्यार्थी का सबसे ज़्यादा दिए गए प्रश्न का उत्तर सही है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रथम और द्वितीय रैंक को लिया गया है। प्रथम रैंक पर विजय कुमार और द्वितीय रैंक पर अभिषेक कुमार का रैंक है, ठीक है। और मिस से किसी का अगर नाम नहीं लिया गया है तो इससे दिक्कत नहीं लीजिएगा, आप लोग भी मेहनत कीजिए। अगला क्लास में नाम आप ही का लिया जाएगा, अगला क्लास में आप ही का बारी है, ठीक है। तो मेहनत जम के कीजिए और हम लोग इसी के साथ अगला क्लास लेते हैं। देखिए, लॉकडाउन के समय के मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग अगला चैप्टर हिंदी के जिसका नाम है ओ सदा नीरा करेंगे, जिसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है, ठीक है। और उनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश भारत का एक बहुत अच्छा प्रसिद्ध राज्य है, में हुआ था, ठीक है। तो आज हम लोग जिस चैप्टर का प्रश्न उत्तर अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम तो सुन लिए होंगे लोग, ओ सदा नीरा, ठीक है। चलिए इस चैप्टर के अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, आज जो जिस चैप्टर का हम लोग प्रश्न करने वाले हैं उसका नाम है ओ सदा नीरा। हाँ, एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे ही पढ़ लीजिए, तब आप लोग सही से सही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और अगले रैंक, जो अगले क्लास में रैंक का नाम लिया जाएगा 3 तक लिया जाएगा और उसमें आपका स्थान जरूर होगा, आप मेहनत कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए हम लोग ओ सदा नीरा चैप्टर का पहला प्रश्न संख्या करते हैं। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? सुनिए ध्यान से और जवाब देने की कोशिश कीजिए। ओ सदा नीरा, जो ओ सदा नीरा है वो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है, यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? कंसंट्रेट होकर सुनिए। तो ये निबंध है। जो ओ सदा नीरा है शीर्षक पाठ, ये निबंध के अंतर्गत आता है, यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? सुनिए ध्यान से और जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जगदीश चंद्र माथुर जी नाटककार थे, यानी जो इसका आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या को हम लोग देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 4 को देख रहे हैं हम लोग। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ये ध्यान से सुनिए और बताने की कोशिश कीजिए। तो जिस क्षेत्र, यानी बिहार के जिस क्षेत्र का इसमें जिक्र किया गया है उसका नाम है चंपारण। ओ सदा नीरा जो निबंध है उसमें चंपारण का ही जिक्र किया गया है, यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखते हैं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? सुनिए ध्यान से और जवाब फटाफट देने की कोशिश कीजिए। तो जंगलों का कटना, चंपारण में सबसे ज़्यादा जंगलों की कटाई किया जाता है, जिसके कारण बाढ़ वहाँ बहुत ज़्यादा कारण में आना तय है, यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देखते हैं। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? सुनिए ध्यान से। तो मध्य प्रदेश का माथुर जी जो थे वो मध्य प्रदेश का शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 7, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? सुनिए ध्यान से। तो 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक जिस वंश का शासन था उस वंश का नाम है कर्नाट वंश। कर्नाट वंश, यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला 8 को हम लोग देखते हैं। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? सुनिए ध्यान से, ये बहुत
फेमस क्वेश्चन है। तो नील की खेती, अंग्रेज ठेकेदारों ने नील की खेती का विस्तार बहुत ज़्यादा किया, वो भी चंपारण में, और यही नील की खेती के कारण ही सबसे पहला जो सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण से शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किए थे। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हुए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, राजा हरसिंह देव को गियासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो 1325 ईस्वी में राजा हरसिंह देव जी जो थे उनको गियासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा। यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लिया गया? जो धांगड़ों थे उसको नील की खेती में कब लिया गया था उस सिलसिले में, यही ध्यान देना है। प्रश्न एकदम ध्यान से सुनिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो 18वीं शताब्दी के अंत में धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में लिया गया था। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, पुंडलिक जी कौन थे? सुनिए ध्यान से, पुंडलिक जी कौन थे? तो वे एक शिक्षक थे। क्या थे? वे एक शिक्षक थे। यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो कोणार्क, जो कोणार्क है, कोणार्क नाटक का नाम है, वो माथुर जी के द्वारा रचित है, रचा गया है। यानी जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? तो विद्या वारिधि, माथुर जी को विद्या वारिधि की जो उपाधि मिली थी, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देखते हैं। माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो पुंडलिक जी मिले। जब वो भितिहरवा गए तो उनको पुंडलिक जी से मुलाकात हुआ। यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देखते हैं। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो गांधी जी से सीखी। किससे? तो गांधी जी से। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आपको तो पता होगा कि गांधी जी किस विचार के थे, ठीक है, और जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था उनका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। चलिए अगला प्रश्न संख्या का हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, कर्नाट वंश का राजा हरसिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो गियासुद्दीन तुगलक का। इससे संबंधित एक प्रश्न दोहरा गया है, पिछले क्वेश्चन में है, ठीक है। कर्नाट वंश को राजा हरसिंह जो थे उनको गियासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। यानी जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? चंपारण में धांगड़ नहीं थे। जो धांगड़ जाति है वो चंपारण में नहीं था, लेकिन कहाँ से आए हमको इसी के बारे में जानकारी ले लेना है। तो छोटा नागपुर से धांगड़ जाति छोटा नागपुर में बहुत ज़्यादा रहता था, वहीं से चंपारण में धांगड़ जाति आया। यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। गांधी जी चंपारण में कब आए? सुनिए ध्यान से क्वेश्चन। एक तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता होगा,
अप्रैल 1917 में, अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण आए। चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे था? ये सुनिए ध्यान से। पहले एक शब्द आ गया है तीन कठिया। तीन कठिया का मतलब क्या होता है, इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए और इसको ध्यान से सुनिए और फिर हम लोग इसके प्रश्न और वस्तुनिष्ठ पर ध्यान देंगे। तीन कठिया का मतलब होता है कि 3 कट्ठा खेत में 1 कट्ठा नील की खेती जरूर करना है। यदि जो किसान 3 कट्ठे खेत में 1 कट्ठा नील की खेती नहीं करता है तो उसको अंग्रेजों के द्वारा दंडित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था और उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था। तो आप लोग 3 कठिया प्रथा का मतलब तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो 3 कठिया प्रणाली था वो नील से संबंधित था, यानी जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देखते हैं। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो भिखनाथोड़ी ये जगह का नाम है। तो पंडई नदी जो है भिखनाथोड़ी तक जाती है, यानी जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ब्राज कहाँ बन रहा था? सुनिए ध्यान से और बताइए फटाफट। ब्राज कहाँ बन रहा था? तो भैंसालोटन में बन रहा था। हाँ दोस्तों, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या अगला 22 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, आम्रपाली जिसको अम्बपाली भी कहा जाता है ने तथागत को क्या सौंपा था? सुनिए ध्यान से और जवाब फटाफट देने की कोशिश कीजिए। आम्रवन, हाँ दोस्तों, आम्रपाली को क्या किसको सौंपा गया था? तो आम्रवन को, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देखते हैं। मठ के महंत गांधी जी को कहाँ शरण दी गई? सुनिए ध्यान से। तो एक महुए के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने गांधी जी को एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दिए, यानी आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, इतना प्रश्न कंप्लीट करने के बाद थोड़े समय के लिए हम लोग If Aij be an m into n matrix, Aij एक m into n और इससे एक जो मतलब ये संधारित्र है। पापा बोर हो रहे हैं। तेजा में मुंह बोल ले जाके। हैं? बोर हो रहे हो ना? तेजा में मुंह बोल ले जाके। आ जाएगी ताजगी एकदम। नहीं सैनिटाइजर पी लो जाके। कोई अपने लड़के से ऐसे तो नहीं बोलता होगा जैसे तुम बोल रहे हो। मैं लॉकडाउन में पागल हो चुका हूँ। पढ़ाई तो चल नहीं रही आजकल, खिलवाड़ चल रहा खाली। कृपया आपकी सूचना के लिए बता दें कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। वो खेल सकते हैं और खिलवाड़ भी कर सकते हैं, पर अगली क्लास का नहीं पढ़ सकते हैं। किताबें हैं नहीं, हम क्या करें? तो इंटरनेट से पढ़ो। वाह 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 वाह। प्रश्न संख्या 25, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? सुनिए ध्यान से, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने किए थे, यानी वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर जी ने किए थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देखते हैं। कौन सी कृति माथुर जी की इसमें नहीं है? फटाफट बताइए जवाब। तो रेशमी टाई जो कृति है वो माथुर जी के द्वारा नहीं लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देखते हैं। कौन सी कृति माथुर जी की है? देखिए इसके पहले हम लोग ठीक प्रश्न किए हैं कि माथुर जी के द्वारा इसमें कौन सा कृति नहीं लिखा गया है, लेकिन इस प्रश्न में हम लोग को करना है कि माथुर जी के द्वारा कौन सा प्रश्न लिखा गया है, कौन सा कृति है, रचना है, यही ध्यान देना है, ठीक है। तो भोर का तारा, हाँ दोस्तों, भोर का तारा माथुर जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देखते हैं।
बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? सुनिए ध्यान से। तो निबंध, बोलते क्षण ये जो है निबंध है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये निबंध है। चलिए प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देखते हैं। तो किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को। हाँ दोस्तों, गंडक नदी को। सुनिए इस प्रश्न में, और जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं वो सदानीरा। सदानीरा का मतलब क्या होता है? चलिए इसको जान लेते हैं हम लोग। सदानीरा का मतलब होता है कि जो नदी एकदम पानी से पूरी तरह भरा हुआ है उसको सदानीरा कहा जाता है। तो सदानीरा का मतलब तो आप लोग समझ गए। चलिए प्रश्न संख्या अगला हम लोग देखते हैं 30। थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थारण शब्द थार से विकसित हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देखते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था, यानी आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देखते हैं। ओ मेरे सपने क्या है? सुनिए ध्यान से। ओ मेरे सपने क्या है? ये क्या है? फटाफट बताइए। तो वो नाटक है। क्या है? वो नाटक है, यानी आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 33। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? एकदम कंसंट्रेट होकर सुनिए और जवाब फटाफट देने की कोशिश कीजिए। तो 2500 वर्ष पहले। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ दोस्तों, 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध जी का आविर्भाव हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देखते हैं। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? सुनिए ध्यान से। तो गयासुद्दीन तुगलक का। किसका सामना करना पड़ा था राजा हरि सिंह देव को? तो गयासुद्दीन तुगलक का। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं हम लोग। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? एकदम ये लॉलीपॉप प्रश्न है, जवाब दीजिए फटाफट। तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है, यानी इसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देखते हैं। कोणार्क के नाटककार कौन है? ऑप्शन देखिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। हाँ दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर जी कोणार्क के रहने वाले हैं। कोणार्क पता होना चाहिए कि ये उड़ीसा में पड़ता है, और एक कोणार्क मंदिर का भी नाम है जो उड़ीसा में ही है। चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग करते हैं, जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37। 10 तस्वीरें की रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें की रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। 10 तस्वीरें के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, यानी जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ दोस्तों, चलिए इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।